टर्मिनोलॉजीज में हमने डिस्कस किए थे टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इसके अलावा स्पीड हमने डिस्कस की थी और हमने इस फॉर्मूला में कहा था v = f लैम्डा में कि फ्रीक्वेंसी सोर्स प्रॉपर्टी है, कभी भी चेंज नहीं होती, जबकि वेवलेंथ और स्पीड जो है ये मीडियम प्रॉपर्टीज हैं। मीडियम को चेंज करने से ये चेंज हो जाता है, मतलब रिफ्रैक्शन जब होगी तो वेवलेंथ और स्पीड चेंज हो जाएंगे। और रिफ्रैक्शन की डिफिनीशन ही यही है कि द चेंज इन वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ अ वेव व्हेन इट एंटर्स टू अनदर मीडियम, ठीक है। और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कभी चेंज होती है, कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा चेंज नहीं होगी, लेकिन स्पीड और वेवलेंथ हमेशा चेंज होगी, ठीक है। आज बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड पे, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड के से पहले जो है ये जो आपके साथ एक फॉर्मूला है v = f लैम्डा, इस पे तो चले हमने बात कर ली। एक दूसरी बात ओवरऑल ज़हन में रखें और वो ये है कि स्पीड ऑफ वेव जो है, स्पीड ऑफ एनी वेव, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसी मीडियम की डेंसिटी को, ठीक है। जब भी आप मीडियम की डेंसिटी बढ़ाते हो तो आपके साथ उस मीडियम में वेव की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और स्पीड अगर कम होगी तो वेवलेंथ भी साथ में कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हर एक वेव के लिए ये बात ट्रू है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो। अगर आप उसको किसी डेंसर मीडियम में फ्लो कराओगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अब इस बात को अगर हम एक्सपेरिमेंट के साथ चेक करें और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ले लें, हम लाइट को ले लें या किसी दूसरे स्पेक्ट्रम को ले लें, तो उसमें तो ये बात हमें नजर आती है कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें है, वैक्यूम में है। फिर एयर थोड़ा सा डेंसर है तो एयर में स्पीड कम हो जाती है। फिर वाटर उससे भी डेंसर है तो वाटर में स्पीड और कम हो जाती है। लेकिन ये जो लॉ है ये हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे अप्लाई होता नजर नहीं आता, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए हमने पढ़ा है कि सॉलिड्स की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, फिर दूसरे नंबर पे लिक्विड्स आते हैं और लास्ट में फिर क्या आते हैं, गैसेस। तो सॉलिड्स में स्पीड कम होनी चाहिए थी क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन सॉलिड में स्पीड ज्यादा है, ठीक है। अगरचे सॉलिड की डेंसिटी भी ज्यादा है, उसमें स्पीड कम होनी चाहिए थी, तो सॉलिड में फिर स्पीड क्यों ज्यादा है। और ये जैसे हमने बात की कि ये प्रोपोर्शनैलिटी हर किस्म की वेव के लिए एलिजिबल है, ये हर किस्म की वेव्स पर अप्लाई होता है। तो फिर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमें अप्लाई होता नजर क्यों नहीं आता, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में सिर्फ डेंसिटी के साथ ताल्लुक नहीं होता, लॉन्गिट्यूडनल वेव में इलास्टिसिटी के साथ भी रिलेशन होता है। अगर सिर्फ डेंसिटी का रिलेशन होता तो सॉलिड्स में स्पीड कम होती, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो फॉर्मूला है वो आपके साथ असल में क्या है, वो इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी है। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सॉलिड की इलास्टिसिटी डेंसिटी से बहुत ज्यादा होती है, तो ओवरऑल उस पे इफेक्ट जो पड़ता है वो डिक्रीज का नहीं पड़ता, ओवरऑल इफेक्ट क्या किसका पड़ता है, वो इंक्रीज का पड़ता है। तो एक तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये समझ आनी चाहिए कि जब भी आपके क्वेश्चन में मीडियम जो होगा वो सेम होगा, बल्कि मीडियम जो होगा वो एयर होगा। अगर मीडियम क्या होगा, एयर, तो उस वक्त आपसे अगर पूछा जाए कि डिफरेंट वेव्स हैं, एक लाइट है, दूसरा इंफ्रारेड है, तीसरा अल्ट्रावायलेट है, तो आपने कहना है कि सबकी स्पीड क्या होगी, सबकी स्पीड आपके साथ सेम होगी, क्योंकि हमने कहा था कि स्पीड की प्रॉपर्टी क्या है, ये मीडियम डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में मीडियम एयर नहीं है
आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया कि अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड और साउंड ये सॉलिड में कौन सी सबसे तेज जाएगी? अल्ट्रासाउंड तेज जाएगी, इंफ्रासाउंड तेज जाएगी या साउंड तेज जाएगी? तो इस केस में अब हमने देखना होगा, क्योंकि ये अब क्वेश्चन आ गया है रिफ्रैक्शन का। लाइट जो है एयर से किस में एंटर हो गई है? सॉलिड में। या वेव एयर से किस में एंटर हो गई है? सॉलिड में। तो अब आपने क्या चेंज करना है? अब आपने v को कांस्टेंट नहीं लेना, अब आपने किस चीज को कांस्टेंट लेना है? अब आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट लेना है। और फ्रीक्वेंसी जब कांस्टेंट होगी तो फिर स्पीड और वेवलेंथ में कौन सा रिलेशन आएगा? स्पीड और वेवलेंथ में डायरेक्ट रिलेशन आएगा। तो फिर उसकी स्पीड ज्यादा होगी जिसमें वेवलेंथ ज्यादा होगा, और उसकी स्पीड कम होगी जिसकी वेवलेंथ कम होगी। तो तीनों में जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, और तीनों में जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्पीड भी कम होगी। समरी इन दोनों बातों की ये है कि जब आपके साथ मीडियम क्या हो? एयर हो, फिर आप कौन सी चीज को कांस्टेंट लेते हैं? फिर आप स्पीड को कांस्टेंट लेते हैं। और उस वक्त फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन आता है? इनवर्स। लेकिन जब मीडियम चेंज हो जाए तो फिर आप स्पीड को कांस्टेंट नहीं लेंगे, फिर आप फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट लेंगे। और फ्रीक्वेंसी जब कांस्टेंट होगी तो फिर स्पीड और वेवलेंथ में कौन सा रिलेशन आएगा? डायरेक्ट रिलेशन आएगा। ठीक है, ये दोबारा सुन लें। जब मीडियम एयर हो तो उस वक्त आपने स्पीड को कांस्टेंट लेना है। जब मीडियम एयर ना हो तो उस वक्त आपने फिर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट लेना है। ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो इंफ्रासाउंड की होती है, क्योंकि इंफ्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सॉलिड में किसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? इंफ्रासाउंड की होगी। ठीक है, अच्छा अब स्पीड ऑफ साउंड की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कि साउंड जो है ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और साउंड में हमने कहा था कि जब साउंड किसी मीडियम से मूव करती है तो उस मीडियम में प्रेशर, डेंसिटी और वॉल्यूम के चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि वो साउंड उस मीडियम के साथ क्या करवाता है? साउंड उस मीडियम के साथ साइक्लिक प्रोसेसेस करवाना शुरू कर देता है। ठीक है, मीडियम एक्सपेंड होता है, फिर कंप्रेस होकर वापस अपनी हालत में आता है, फिर एक्सपेंड होता है, फिर कंप्रेस करके वापस अपनी हालत में आता है। तो न्यूटन का ये व्यू था कि ये जो साउंड साइक्लिक प्रोसेस कर रहा है, ये कौन सा प्रोसेस है? ये आइसोथर्मल है। और न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने साउंड के इस प्रोसेस पे बॉयल्स लॉ को अप्लाई किया, और जब इसने बॉयल्स लॉ को अप्लाई किया जो कि था P1 V1 is equal to P2 V2, तो आखिर में इसने इलास्टिसिटी को इक्वल प्रूफ कर दिया किसके? प्रेशर के। तो यहां से जब भी आपसे कहा जाएगा कि व्हाट इज द आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सो द आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज प्रेशर। ठीक है, और न्यूटन ने जो स्पीड का फॉर्मूला था साउंड का, इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी, उसमें उसने इलास्टिसिटी की जगह प्रेशर पुट किया, और वहां से आंसर आया 281 मीटर्स पर सेकंड, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो थी वो 332 मीटर्स पर सेकंड थी। तो एरर आया 51 मीटर्स पर सेकंड का, जो कि परसेंटेज में तकरीबन 15.7% था। तो फिर लेप्लास ने इसको करेक्ट किया। लेप्लास ने कहा कि ये जो प्रोसेस न्यूटन ने आइसोथर्मल कहा है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस कौन सा है? एडियाबैटिक है। लेप्लास ने इसके लिए दो बहुत वैलिड रीजंस दिए कि ये प्रोसेस क्यों एडियाबैटिक होना चाहिए और आइसोथर्मल नहीं होना चाहिए। लेप्लास ने एक वैलिड रीजन ये दिया कि एयर जो है ये बैड कंडक्टर है। एयर हीट का क्या है? बैड कंडक्टर है।
और दूसरा उसने ये लॉजिक दिया कि ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये एक रैपिड प्रोसेस है। स्पीड ऑफ साउंड क्या है? रैपिड प्रोसेस है। उसने कहा कि स्पीड ऑफ साउंड इतना रैपिड प्रोसेस है कि हीट को मौका नहीं मिलेगा कि वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा सके या सराउंडिंग से सिस्टम में आ सके, और अगर हीट को मौका मिल भी जाए तो एयर उस हीट को अलाउ होने ही नहीं देगा, क्योंकि एयर क्या है? एयर बैक कंडक्टर है। तो इसने आइडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन अप्लाई की, जिसको हम कहते हैं P1 V1 पावर R इज इक्वल टू P2 V2 पावर R, जिसमें R को गैमा कांस्टेंट कहा जाता है। R क्या चीज है? गैमा कांस्टेंट। इस पे फिर हम चैप्टर 10 में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लें कि ये R जो है ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू अलग है, डायटॉमिक गैस के लिए अलग है, और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू अलग है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू तकरीबन 1.61 राउंड अबाउट है, जबकि डायटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू 1.41 राउंड अबाउट है, और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू 1.31 राउंड अबाउट है। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फिर डायटॉमिक आता है, फिर आपके साथ पॉलीएटॉमिक। मतलब आपके साथ अगर हीलियम गैस है तो हीलियम में हम गैमा की वैल्यू 1.6 लेंगे, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है तो उसमें 1.4 लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें 1.3 वैल्यू लेंगे। ठीक है। अच्छा, जब लेप्लास ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो लेप्लास ने आखिर में इलास्टिसिटी को किसके इक्वल प्रूव कर दिया? गैमा इनटू प्रेशर। सो आइडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके इक्वल है? वो Rp के इक्वल है। आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर के इक्वल है, और आइडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Rp के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से जब इसने पुटिंग की फॉर्मूला में इलास्टिसिटी की जगह उसने Rp पुट कर दिया बाय डेंसिटी, तो वहां से आंसर आया 331 मीटर्स पर सेकंड। तो लेप्लास के करेक्शन से ये बात साबित हो गई कि वाकई साउंड जब एयर में मूव करती है तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? ये आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है। फैक्टर्स में अगर हम डिस्कस करें कि साउंड कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले तो इस फार्मूला को देख लें। साउंड डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पर और डेंसिटी पर, लेकिन साउंड इलास्टिसिटी पे तब डिपेंड करेगा जब डेंसिटी आपकी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, और इसका जो ग्राफ होगा वेलोसिटी का इलास्टिसिटी के साथ वो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का ग्राफ होगा, क्योंकि अंडर रूट है। ठीक है। अच्छा, दूसरा फैक्टर, साउंड इनवर्सली, इसकी स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रूट ऑफ डेंसिटी, लेकिन उस वक्त जब इलास्टिसिटी क्या हो? जब इलास्टिसिटी कांस्टेंट हो। ठीक है, इसका ग्राफ जो होगा v का डेंसिटी के साथ, अगर नॉर्मल इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ ये है तो इसकी बेंडनेस उससे थोड़ी सी कम होगी आपके साथ। ये तो इस फार्मूला के लिहाज से फैक्टर्स हो गए। अब इस फार्मूला के लिहाज से जरा आप देखें, साउंड जो है वो गैमा कांस्टेंट पर भी डिपेंड करता है। हाँ, ऊपर डेंसिटी साउंड जो है वो गैमा कांस्टेंट पर भी डिपेंड करता है। मतलब वो इस पे भी डिपेंड करता है कि गैस मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है। तो सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड मोनोएटॉमिक गैस में होती है, उसके बाद फिर डायएटॉमिक गैस आता है, और फिर सबसे स्लो स्पीड जो होगी वो किस में होगी? वो आपके साथ पॉलीएटॉमिक गैस में होगी। अच्छा, बहुत जरूरी बात यह है कि स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर।
इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। अच्छा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे कब डिपेंड करता? स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हम कह देते कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त हम कह सकते हैं जब डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। लेकिन मसला ये है कि जब आपके साथ कंप्रेशन आता है, कंप्रेशन में प्रेशर भी चेंज हो जाता है, लेकिन साथ में डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, तो रेशो पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ही नहीं होती। असल में प्रेशर की डिपेंडेंसी डेंसिटी के साथ है और दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो जब दो वेरिएबल्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं तो फिर उनके रेशो पे कोई असर नहीं पड़ता। तो याद रखिए स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा। 1 atm पे जो स्पीड है 8 atm पर उतनी ही स्पीड होगी। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन ह्यूमिडिटी पे ये इनवर्सली मतलब आप समझे कि ये इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, क्योंकि जब मॉइस्चर आती है, ह्यूमिडिटी जब आती है तो मॉइस्चर के बढ़ने से डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, और इस फार्मूला के मुताबिक डेंसिटी के कम होने से स्पीड बढ़ जाती है। तो ये जो ह्यूमिडिटी है ये जनरली डेंसिटी को चेंज करती है और डेंसिटी फिर आगे जाके स्पीड को इफेक्ट करती है। तो मॉइस्चर भी एक फैक्टर है। मॉइस्चर में जो है आपके साथ अगर ह्यूमिड एयर है तो ह्यूमिड एयर में स्पीड ज्यादा होगी, ड्राई एयर है तो ड्राई एयर में स्पीड कम होगी, क्योंकि ड्राई एयर की डेंसिटी ह्यूमिड एयर से ज्यादा है और ह्यूमिड एयर की डेंसिटी ह्यूमिडिटी से क्या होती है, डेंसिटी कम हो जाती है। जब डेंसिटी कम हो जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड टेंपरेचर पर भी डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी फैक्टर नंबर 6 क्या है, वो टेंपरेचर है, और टेंपरेचर के साथ वो कैसे डिपेंड करता है, रूट की प्रोपोर्शनैलिटी। और उसमें आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री राइज लाने से स्पीड ऑफ साउंड में कितना फर्क आता है, 0.61 मीटर्स पर सेकंड का, ठीक है। अच्छा, ये जो फार्मूला है टेंपरेचर का ये हमें बज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन हम इसमें फिर जो है कुछ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्रेशर की जगह हम आइडियल गैस इक्वेशन से ये देखिए गैमा कांस्टेंट अपनी जगह, प्रेशर की जगह हम nRT/V यूज कर लेते हैं और डेंसिटी की जगह भी मास बाय वॉल्यूम, जिससे ये वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपके साथ ये फॉर्मूला बन जाता है और फिर हम इन नंबर ऑफ मोल्स को थर्ड डिनोमिनेटर पे ले जाते हैं और इस फॉर्मूला को इस तरह लिख लेते हैं, मास बाय नंबर ऑफ मोल्स, और इस मास बाय नंबर ऑफ मोल्स को फिर हम मोलर मास का नाम दे देते हैं। तो यहां से ये फॉर्मूला इस फॉर्म में आ जाता है, स्मॉल m की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, कैपिटल M। तो यहां से पता चलता है कि स्पीड ऑफ साउंड टेंपरेचर पर भी डिपेंड करता है, और यहां से हमें फैक्टर नंबर 7 भी मिल जाता है जो कि है मोलर मास। स्पीड ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, मोलर मास को, ठीक है। तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड आपके साथ कम होगा। ये आपके साथ तमाम फैक्टर्स हो गए जिस पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ साउंड के बाद जो है थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं सुपरपोजिशन पे। सुपरपोजिशन ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पार्टिकल्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी है।
हमेशा सुपरपोजिशन वेव्स करते हैं, पार्टिकल्स सुपरपोजिशन नहीं कर सकते आपके साथ। तो इसमें पहली बात ये हुई कि ये एक डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी हुई। डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी है किसके दरमियान? वेव्स और पार्टिकल्स के दरमियान। देखिए पार्टिकल्स जब आपस में आपके साथ कोलाइड होते हैं तो वो जिस लम्हे कोलाइड होते हैं उसी लम्हे वो बाउंस बैक हो जाते हैं, लेकिन वेव्स ऐसा नहीं करती। वेव्स जब कोलाइड होती है तो वो बाउंस बैक नहीं होती, बल्कि वो वेव्स आपस में मर्ज हो जाती है और वो वेव्स एक सिंगल वेव बना लेती है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन कहते हैं। आप कंसीडर करें कि अगर हमारे साथ एक रेक्टेंगुलर पार्टिकल होता और एक ट्रायंगुलर पार्टिकल होता और ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते, तो ये दरमियान में कोलाइड होके क्या हो जाते? ये बाउंस बैक हो जाते। लेकिन अगर यही वेव्स होती तो वेव्स को देखते हुए आपको दरमियान में ऐसी भी एक शक्ल नजर आती। ठीक है, तो ये जो ऐसी शक्ल नजर आई है आपको, इसमें ये दो वेव्स आपस में क्या हो गए हैं? आपस में मर्ज हो गए हैं। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ वेव्स की है, आपके साथ पार्टिकल्स ये काम नहीं करते। और ये जो आपस में मर्ज हुए हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं। अच्छा, ये जो मर्जिंग का जो रिजल्ट है ये कैसे फाइंड करना है? मर्जिंग का रिजल्ट पॉइंट टू पॉइंट एडिशन से फाइंड करना है। मतलब इसका इनिशियल पॉइंट इसके इनिशियल पॉइंट के साथ ऐड करना है, इसका सेकंड पॉइंट इसके सेकंड पॉइंट के साथ ऐड करना है, और आपने हर पॉइंट पे वेक्टर एडिशन करनी है। वहां से क्या आएगा? वहां से आपके साथ इनका रिजल्टेंट वेव आएगा। तो ये जो रिजल्टेंट वेव है ये दो वेव्स की पॉइंट टू पॉइंट वेक्टर एडिशन से आपका ये रिजल्ट आएगा। इन दोनों वेव्स की एडिशन पे वेक्टर एडिशन के तमाम रूल्स अप्लाई होते हैं। ये दोनों अगर पैरेलल होंगे एम्पलीट्यूड्स तो आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अगर ये एक वेव ऊपर है और दूसरा वेव नीचे है तो फिर क्या होंगे? फिर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जिस तरह हमने वेक्टर एडिशन के तमाम रूल्स पढ़े थे वो इन दोनों वेव्स की एडिशन पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सुपरपोजिशन को फिर कैटेगराइज किया गया है। एक सुपरपोजिशन को हम कहते हैं इंटरफेरेंस, एक सुपरपोजिशन को कहा जाता है बीट्स, और एक सुपरपोजिशन को कहा जाता है डायफ्रैक्शन। ये आपके साथ सुपरपोजिशन को आप इन तीन कैटेगरीज में जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। इंटरफेरेंस जो है ये दो वेव्स की सुपरपोजिशन है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। डायफ्रैक्शन दो से ज्यादा वेव्स की सुपरपोजिशन है, और बीट्स भी दो वेव्स की सुपरपोजिशन है लेकिन अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम ना हो। ठीक है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के दो वेव्स सुपर इंपोज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बीट्स का नाम देंगे। सेम फ्रीक्वेंसी के दो वेव्स सुपर इंपोज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम इंटरफेरेंस का नाम देंगे, और सेम फ्रीक्वेंसी के दो से ज्यादा वेव्स सुपर इंपोज करेंगे तो उस प्रॉपर्टी को हम किसका नाम देंगे? डायफ्रैक्शन का। तो सुपरपोजिशन को फर्दर हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इंटरफेरेंस, बीट्स और डायफ्रैक्शन। इसमें इंटरफेरेंस और बीट्स डायफ्रैक्शन जो है उस पे हमारी फिर चैप्टर 9 में जो है वो डिटेल में गुफ्तगू होगी। ठीक है, तो अच्छा थोड़ा सा बीट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बीट्स छोटा सा टॉपिक है। बीट्स आपके साथ जो है ये क्या है? दो वेव्स की सुपरपोजिशन, दो वेव्स की सुपरपोजिशन है।
लेकिन उसके लिए फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होना चाहिए मैक्सिमम कितना 5 हर्ट्ज तक। ठीक है, दो वेव्स की फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस अगर कितना हो 5 हर्ट्ज तक हो तो ये कंडीशन जो है ये बीट्स के लिए नहीं है, ये कंडीशन बीट्स को ऑब्जर्व करने के लिए है। ये कंडीशन क्या है? फॉर ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अगर इससे फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ज्यादा हो तो ह्यूमन ईयर जो है फिर उन बीट्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता, वरना एक डिवाइस उसको डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर आपने ह्यूमन ईयर को भी डिटेक्ट करवाना है तो फिर उसके लिए ये कंडीशन मस्ट है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो 5 हर्ट्ज से कम हो या उसके इक्वल हो। बीट्स में होता क्या है, बीट्स में दो वेव्स आपस में ऐसे मिलती है कि आपको उस रिजल्टेंट वेव के लाउडनेस में वेरिएशंस नजर आते हैं। आपको लाउडर साउंड सुनाई देता है, फिर फेंटर, फिर लाउडर, फिर फेंटर, फिर लाउडर, फिर फेंटर। ठीक है, तो वो जो आपको लाउडर साउंड सुनाई देते हैं उन लाउडर साउंड्स को हम क्या कहते हैं? बीट्स कहते हैं। और उन लाउडर साउंड्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 सेकंड में आपको कितने लाउडर साउंड सुनाई देंगे, तो उसको फिर क्या कहते हैं? बीट्स फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और बीट्स फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है FB FA। मतलब आपने उन दो फ्रीक्वेंसीज को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अगर उन दो फ्रीक्वेंसीज के सब्ट्रैक्शन से 1 आता है तो आपका ह्यूमन ईयर उसे ऑब्जर्व करेगा। अगर 3 आता है ऑब्जर्व करेगा, 5 आता है ऑब्जर्व करेगा, 5 से ज्यादा आता है तो फिर आप एक डिवाइस के थ्रू तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, ह्यूमन ईयर फिर उन बीट्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो बीट्स के बारे में ये बातें जो है आप याद रखें। इसके बाद आपके साथ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज के हवाले से वो है ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव्स। ट्रैवलिंग वेव्स हैं या प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, सबसे पहले इनको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हमने एक टेबल बनाना है ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स का, एक टेबल बनाना है ओपन ऑर्गन पाइप का और एक टेबल बनाना है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का। ठीक है, लेकिन उससे पहले इन दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस जो है वो हम डिस्कस कर लें। ट्रैवलिंग वेव्स में एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है और प्रोपिगेट भी होती है। ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह प्रोपिगेट भी करती है। जबकि स्टैंडिंग वेव में एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस होती है, वो प्रोपिगेट नहीं कर सकती। आप इस तरह कह सकते हैं कि स्टैंडिंग वेव में एनर्जी नोड्स और एंटी नोड्स के दरमियान ट्रैप हो जाती है, वो उस नोड्स और एंटी नोड्स से बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, और प्रोग्रेसिव वेव में या ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है और प्रोपिगेट भी करती है। अच्छा, स्टैंडिंग वेव या ट्रैवलिंग वेव जिस मीडियम में होंगे उस मीडियम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वो मीडियम रिस्ट्रिक्शन से फ्री होगा। जबकि स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव जिस मीडियम में होंगे उस मीडियम में हमने जरूर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई होंगी, कोई ना कोई बाउंड्री कंडीशंस हमने जरूर लगाई होंगी उस मीडियम पर, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी प्रोपिगेट नहीं कर पाती होगी। ठीक है, ट्रैवलिंग वेव्स में याद रखिए मीडियम के हर मॉलिक्यूल को इजाजत होती है, मतलब हम फर्स्ट वेव को डिस्टर्ब कर लेते हैं, फर्स्ट पार्टिकल को, और वो फर्स्ट पार्टिकल क्या करता है +x0 से लेकर -x0 तक वो वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है। ये पार्टिकल फिर क्या करता है? दूसरे को डिस्टर्ब करता है
और ये दूसरा भी प्लस एक्स नॉट से लेकर माइनस एक्स नॉट, तीसरा भी प्लस एक्स नॉट से लेकर माइनस एक्स नॉट। और प्रोग्रेसिव वेव में मीडियम के हर मॉलिक्यूल को ये इजाजत होती है कि वो प्लस एक्स नॉट से लेकर माइनस एक्स नॉट तक कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है। मतलब मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ मीडियम के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जबकि मिसाल के तौर पे अगर आप स्टैंडिंग वेव ले लें, एक रोप में आप एक सेगमेंट का स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करें, तो इसमें मीडियम के पार्टिकल्स अपनी डिस्टरबेंस को आगे नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हर पार्टिकल की अपनी वाइब्रेशन है और वो दूसरे पार्टिकल से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या हैं, वो इंडिपेंडेंट है और वो अपनी डिस्टरबेंस को दूसरे पार्टिकल्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि एनर्जी मौजूद तो है, लेकिन वो पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट या फ्लो नहीं कर रही। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव में है वो ये है कि स्टैंडिंग वेव का हर पॉइंट एक दूसरे से आउट ऑफ फेज होता है। इस पॉइंट का फेज 0 होगा, इसका फेज 90 होगा, इसका 180 होगा। प्रोग्रेसिव वेव में हर पॉइंट क्या होता है, वो दूसरे से आउट ऑफ फेज होता है। जबकि स्टैंडिंग वेव्स में अगर हमारे साथ दो सेगमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लेट्स सपोज, तो याद रखिए स्टैंडिंग वेव्स में क्रस्ट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका फेज क्या होगा, सबका फेज 90 डिग्री होगा, क्योंकि सब एक ही वक्त नीचे आएंगे। जो पार्टिकल्स एक ही वक्त नीचे आते हैं उन सब का फेज 90 डिग्री होता है और सबका फेज सेम भी होता है। और जितने पार्टिकल्स ट्रफ पे होंगे वो एक ही वक्त पे सारे ऊपर जाएंगे, तो उन सब का फेज क्या होगा, उन सब का फेज 270 होगा। क्रस्ट पे जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका फेज सेम होगा, ट्रफ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका फेज सेम होगा। लेकिन एक पार्टिकल क्रस्ट का और दूसरा पार्टिकल ट्रफ का अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो फिर फेज डिफरेंस कितना होगा, फिर 180 का, वो 90 का है, वो 270 का। तो एक क्रस्ट का और एक ट्रफ का उनके दरमियान फेज डिफरेंस फिर क्या होगा, 180। जो पार्टिकल मैक्सिमम से नीचे आता है और जो नेगेटिव मैक्सिमम से ऊपर जाता है तो उनके दरमियान फेज, मतलब एक ये पार्टिकल है जो मैक्सिमम से नीचे की तरफ आएगा, एक ये पार्टिकल है जो नेगेटिव मैक्सिमम से ऊपर की तरफ जाएगा। इन दोनों में फिर फेज डिफरेंस क्या होगा, वो 180 का होगा। तो स्टैंडिंग वेव्स में याद रखें क्रस्ट पे जितने पॉइंट्स होते हैं इन फेज होते हैं, ट्रफ पे जितने पॉइंट्स होते हैं इन फेज होते हैं। लेकिन क्रस्ट का एक पॉइंट और ट्रफ का एक पॉइंट वो आपस में कितने फेज डिफरेंस पे होता है, वो 180 डिग्रीज के फेज डिफरेंस पे होता है। अच्छा हाँ, ट्रैवलिंग में हर एक पॉइंट का अपना फेज 0, 1, 2, 45, 90, फिर 93, फिर 180, मतलब हर पॉइंट का क्या होता है, अपना फेज होता है। ठीक है, तो ट्रैवलिंग वेव पे क्रस्ट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबके फेजेस 0 से 180 के दरमियान कुछ भी हो सकते हैं और वो दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। जबकि आपके साथ स्टैंडिंग वेव में ऐसी बात मौजूद नहीं है। एक फर्क ये भी है कि ट्रैवलिंग वेव आप किसी भी फ्रीक्वेंसी का बना सकते हैं, लेकिन स्टैंडिंग वेव में आपने पढ़ा भी होगा क्वांटाइजेशन अप्लाई होती है। स्टैंडिंग वेव आप हर फ्रीक्वेंसी का नहीं बना सकते। यहाँ पे हम जो है फिर आगे बात प्रूफ करेंगे ये फार्मूला Fn is equal to NF1। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव्स आप हर फ्रीक्वेंसी का नहीं बना सकते, जबकि ट्रैवलिंग वेव्स आप किसी भी फ्रीक्वेंसी की जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक फर्क जो है आपके साथ दोनों की डिफिनीशन में है।
स्टैंडिंग वेव्स तब बनते हैं जब दो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो, टाइम पीरियड भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, तो फिर क्या बनते हैं? स्टैंडिंग वेव्स। जबकि प्रोग्रेसिव वेव्स में आपको मीडियम में एक वाइब्रेटर लगाना होता है, वो वाइब्रेटर जब वाइब्रेट करेगा तो प्रोग्रेसिव वेव्स बनेंगे। और स्टैंडिंग वेव्स कब बनते हैं? जब दो वेव्स फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, टाइम पीरियड भी सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो और दोनों किस तरह मूव करें? ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन उनकी इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव ना हो, उनकी इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हो। मतलब उनमें पाई का फेज डिफरेंस हो या लैम्डा बाय 2 का उनमें पाथ डिफरेंस हो, ठीक है? तो फिर क्रस्ट ट्रफ पे गिरेगा और क्रस्ट ट्रफ पे गिरेगा तो आपके साथ में कौन सी इंटरफेरेंस होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। बस सर ये बोलो के साथ टॉपिक तो या बुक लाने का तरीके। हां ना बुक में का तरीके 15 पेजेस पर आप शो स्मॉल सा टॉपिक है, स्मॉल सा टायर से और मेरे का स्मॉल सा है ना, पढ़ो क्या है बता एमसीक्यू से बाहर है जरूरी पढ़ो क्या टॉपिक है? रिफ्लेक्शन। बस डायग्रामेटिकली ये आपको क्लियर होना चाहिए। एयर, वाटर, एयर। अगर एक वेव एयर से जा रही है और वो टकराती है वाटर के इंटरफेस से और टकराने के बाद क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। रियल मीडियम में जा रही थी, डेंसर के इंटरफेस के साथ टकराई और वापस क्या हुई? बाउंस बैक। तो इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। और अगर वाटर से जा रही है और एयर के साथ टकराकर वापस आई तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम रियर मीडियम। अच्छा, अब ये आपने याद रखना है कि जब एयर में एक क्रस्ट जा रहा हो और वाटर से टकराकर वापस हो तो क्रस्ट नहीं आता, ट्रफ आता है। मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम क्या होता है? ये होता है आउट ऑफ फेज। कितना फेज डिफरेंस होता है? 180 डिग्री। जबकि यहां पर क्रस्ट जाता है तो क्रस्ट भी वापस आता है, तो इसमें ये जो रिफ्लेक्शन होगी ये क्या होगी? ये इन फेज होगी। कितना फर्क होगा? 0 डिग्री। अच्छा, इसको समझने का दूसरा तरीका ये है कि डेंसर मीडियम को आप फिक्स्ड मीडियम भी कंसीडर कर सकते हैं। आप एक स्टैंड ले, उसके साथ रस्सी बांध दे, अब इस तरफ से आप क्रस्ट प्रोड्यूस करेंगे और क्रस्ट आगे जाएगा। अब क्रस्ट इस पॉइंट को ऊपर जाने पे मजबूर करेगा, लेकिन ये पॉइंट चूंकि फिक्स्ड है तो ये अपने इनर्शिया की वजह से क्रस्ट को क्या कर देगा? क्रस्ट को ये ट्रफ में कन्वर्ट कर देगा। और अगर यहां पे हम यही एक्सपेरिमेंट करें और आप रिंग के साथ रस्सी बांधकर उसको रॉड में इंसर्ट कर दें ताकि वो फिक्स्ड एंड ना हो, वो फ्री एंड हो, तो अब अगर आप क्रस्ट भेजेंगे तो वो रिंग ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगा। मतलब क्या चीज वापस आएगी? क्रस्ट ही वापस आएगा। तो सिर्फ रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम आउट ऑफ फेज नहीं होता, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड मीडियम भी आउट ऑफ फेज होता है। और सिर्फ रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रेयर मीडियम इन फेज नहीं होता, बल्कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फ्री मीडियम भी इन फेज होता है। तो ये दो बातें याद रखें, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम और फिक्स्ड मीडियम। आउट ऑफ फेज रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रेयर मीडियम और फ्री मीडियम कैसे होगा? इन फेज होगा। ये सारी डिस्कशन जो हमने की है किन वेव्स के लिए की है?
लॉन्गिट्यूडनल के लिए ये कहानी उल्टी है। लॉन्गिट्यूडनल के लिए ये केस इन फेज होगा, वो केस आउट ऑफ फेज होगा। ट्रांसवर्स के लिए याद रखें, लॉन्गिट्यूडनल के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि उसकी कहानी ट्रांसवर्स से क्या है, उल्टी है। ठीक है, तो आप सिर्फ ट्रांसवर्स के लिए याद रखें कि डेंसर मीडियम या फिक्स्ड मीडियम टू आउट ऑफ फेज, रियल मीडियम या फ्री मीडियम टू इन फेज। तो अगर क्वेश्चन फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव का आता है तो आपने फिर इन कंडीशंस को क्या करना है, उल्टा करना है। ठीक है।